नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 25 फरवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। तो पहला टॉपिक है सिंधु जल समझौता। तो यह सिंधु जल समझौता कब हुआ, इसका गठन क्यों किया गया, इसमें क्या समस्याएं हैं, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसमें क्या प्रावधान हैं और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो भारत के लिए अनुकूल नहीं हैं। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है, क्या नई अर्थव्यवस्था नए रोजगार पैदा कर रही है। इसमें हम यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे, स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे कि क्या यह अर्थव्यवस्था में नए रोजगार पैदा कर सकती है। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। भारत की खाद्य प्रणालियों के एक नए चैनल की जरूरत है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा परोसने वाले कृषि के मौन दृष्टिकोण को विज्ञान समाज नीति इंटरफेस को रास्ता देने की जरूरत है, यानी इसमें और भी परिवर्तन की आवश्यकता है। चौथा है यूरोप की सुरक्षा संरचना या वास्तुकला को हिलाकर रख देना। तो यानी जो यूक्रेन संकट शुरू हुआ है, यानी यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण कर दिया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूक्रेन पर आक्रमण की। तो रूस यानी पुतिन की क्या मांग है, नाटो किस तरह से देख रहा है, यूरोपियन देश इसको किस तरह से देख रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक पृष्ठ संख्या 17 यानी यह टेक्स्ट में जो आता है तो वह है सिंधु जल समझौते से संबंधित। तो सिंधु जल समझौता, इसको समझने की आवश्यकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारा यह समझौता क्या है और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मार्च में मिलने के लिए क्यों तैयार हैं। तो यह चूंकि हर वर्ष बैठक होती है सिंधु जल समझौते की, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहले हम लोग बात करते हैं। जो खबर है तो वह यह है कि यह स्थायी सिंधु आयोग, तो यह स्थायी सिंधु आयोग भी सिंधु जल समझौते के तहत ही 1960 में इन दोनों देशों की संस्कृति पर या इन दोनों देशों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारियों की एक, यह कह सकते हैं, बैठक या आयोग गठित किया गया है। और यह हर वर्ष दौरा करता है, एक दूसरे देश में वह बैठक करते हैं कि इस सिंधु जल समझौते में क्या प्रगति रही है, इसके जो विवाद हैं उसको भी यह स्थायी सिंधु आयोग ही निपटाता है। तो दोस्तों 1951 में विश्व बैंक ने जल बंटवारे विवाद में मध्यस्थता करने की कोशिश की और अंततः 1960 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे IWT पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस तरह से आगामी सत्र पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में चेनाब बेसिन में 3 भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं, 1000 मेगावाट पाकल दुल परियोजना, 48 मेगावाट निचली कलनई परियोजना और 664 मेगावाट की कीरू परियोजना पर अपनी आपत्तियां ला सकता है। तो भारत पहले ही कह चुका है कि इन सभी परियोजनाओं पर सिंधु जल संधि के पूर्ण अनुपालन में है। तो कहने का यही मतलब है कि इस बैठक में जो भी समस्याएं होती हैं एक दूसरे देश से, उसमें निराकरण किया जाता है। तो यह सिंधु आयोग की 117वीं बैठक है, यानी 117 जो है यह बैठक है। तो अब यहाँ पर बात निकल कर आती है कि यह सिंधु जल समझौता या संधि है क्या। तो सिंधु नदी, जैसा कि आप लोगों को पता है, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, भारत होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर आगे जा कर के यह अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो नॉर्थ टू साउथ ये ध्यान रखेंगे। तो यह 6 नदियों का समूह है। तो यह जल वितरण यानी 6 नदियां, मैंने जैसा कि बताया, ये तिब्बत से आ रही नदियां हिमालय पर्वतमाला से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और कराची के दक्षिण में यह अरब सागर में, कह सकते हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो चूंकि भारत जब हमारा स्वतंत्र हुआ था, कब, 1947 में, तो 1947 में 2 भागों में बंट गया। तो दोनों पक्ष अपनी सिंचाई के लिए सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर थे। तो इसलिए बुनियादी ढांचे और समान वितरण की उस समय सख्त
जरूरत थी। तो इस तरह से मई 1948 के अंतर डोमिनियन समझौते को अपनाया गया था, जिसके तहत भारत वार्षिक भुगतान के बदले पाकिस्तान को पानी का आपूर्ति कराएगा। हालांकि यह समझौता जल्द ही विघटित हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों देश आम व्याख्याओं पर सहमत नहीं हो सकते। फिर 1951 में क्या हुआ? जल बंटवारे विवाद की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसका दरवाजा खटखटाया? विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया। तो विश्व बैंक के पास वित्त पोषण के लिए आवेदन किया। जब बैंक ने संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की तो अंत में 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। तो दोस्तों, यह सिंधु जल समझौता था और इसमें 80-20 का रेशियो यह कह सकते हैं कि यहां पर यह देख सकते हैं कि जो यह रावी, ब्यास और सतलज है, इसका 20% जल यह पाकिस्तान को देगा, जबकि इसका जो ऊपर की जो है झेलम, चेनाब और सिंधु, इसका 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यह पक्ष ज्यादा पाकिस्तान का मजबूत था, यानी जल के मामले में। यानी पूर्वी नदियां यानी ईस्टर्न रिवर में रावी, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में, और पश्चिमी जो नदियां हैं इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के हिस्से में हैं। तो स्थायी सिंधु आयोग क्या है? तो यह भी सिंधु जल जो संधि है 1960 के अनुच्छेद 8 के तहत एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो इसमें दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की इसमें बैठक होती है और यह हर वर्ष बैठक होती है, यानी और भारत पाकिस्तान में यानी दोनों देशों में एक एक करके हर वर्ष बैठक होती है। और इसमें नदियों से संबंधित किसी भी समस्या का अध्ययन किया जाता है, नदियों के जल के विकास के बारे में डिस्कस किया जाता है, फिर इस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। संधि के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु जरूरी कदम भी उठाया जाता है और प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार नदियों का निरीक्षण इन अधिकारियों के द्वारा यानी स्थायी सिंधु आयोग के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि सिंधु जल संधि के कुछ प्रावधान हैं। तो इसमें प्रावधान यही कि तीनों जो पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चेनाब और झेलम को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया। भारत द्वारा कुछ गैर उपयोग यानी कृषि और घरेलू उपयोग और यानी इन सब में भारत भी प्रयोग कर सकता है। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलज को छोड़कर भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही है कि पानी का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट, इसको MAF कहते हैं, याद रखिए, मिलियन एकड़ फीट, तो पाकिस्तान में चला गया। बाकी 33 MAF, ये ध्यान रखेंगे, मिलियन एकड़ फीट या 20% हिस्सा पानी का भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। यानी इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर की भी अनुमति है और यह संरक्षण और बाढ़ भंडारण उद्देश्यों के लिए 3.75 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट तक स्टोर कर सकता है। जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है और सिंधु का अनुबंध डी भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने होंगे, जिसके तहत वह पानी को भारत नहीं रोकेगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसी परियोजनाएं जिसमें पानी के लाइव भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है, उनका प्रयोग भारत कर सकता है। यह कुछ डिजाइन विशिष्टताओं को भी प्रदान करता है जिनका भारत को ऐसी परियोजनाओं के लिए पालन करना होता है। यह संधि पाकिस्तान को भारत द्वारा बनाई जा रही ऐसी परियोजनाओं पर आपत्ति उठाने की भी अनुमति देती है। अगर वह उन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं पाता है तो भारत को परियोजना के डिजाइन पर पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करनी होगी, जिसे 3 महीने के भीतर आपत्तियों यदि कोई है के साथ जवाब देना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से IWT 3 चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी
प्रदान करता है, जिसके तहत मुद्दों को पहले आयोग या अंतर सरकारी स्तर पर हल किया जा सकता है। यदि वह विफल रहता है तो कोई भी पक्ष तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए विश्व बैंक से भी संपर्क कर सकता है और अंत में यदि कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो मामले को मध्यस्थता न्यायालय में भी भेजा जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के लिए एकदम अनुकूल नहीं है, जैसे डिजाइन को पाकिस्तान को साझा करना। यही कारण है कि पाकिस्तान भारत की भू राजनीति यानी भारत की जो कह सकते हैं भूस्थलाकृति पर या भारत की भूमि पर इस तरह के अटैक करने के लिए उसको मार्ग मिल जाता है। अब सिंधु नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद क्या है? तो यह 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल परियोजना, वुलर बैराज परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही किशन गंगा पन बिजली योजना। तो यह योजना तो यहां तक पंचाट तक यानी न्यायालय में जाना पड़ा, हालांकि यह भारत के पक्ष में ही गया। तो जैसी कई परियोजनाओं पर काम करने पर पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन और पाकिस्तान में कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक संघर्षों के बारे में क्या है? तो हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक तनाव के दौरान सिंधु जल संधि को कई बार लाया गया। चूंकि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर देता है कि भारत को मजबूर होना पड़ जाता है। तो उरी घटना के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, जिसके तुरंत बाद स्थायी सिंधु आयोग की वार्ता उस वर्ष के लिए भारत पक्ष द्वारा निलंबित कर दी गई थी, जबकि वह वार्ता हर वर्ष होती है, जिसके कह सकते हैं और जो एक बिंदु पर संधि से बाहर निकलने की धमकी भी। तो भारत ने सीधे बोल दिया था कि वह सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, इस करार को वह खत्म कर देगा अगर इस तरह से पाकिस्तान कृत्य करता है तो। फिर इसी तरह से 2019 में फिर से पुलवामा अटैक कर दिया, इसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए। तो भारत ने पहली बार सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति में कटौती करने की धमकी दी थी, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब संधि से बाहर होगा। तो IWT में एक तरफा निकास प्रावधान हालांकि नहीं है और इसे तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि दोनों देश एक और पारस्परिक रूप से सहमति समझौते की पुष्टि नहीं कर देते हैं। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच 3 युद्ध लगातार तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद सिंधु जल संधि चलती रही है। इसलिए सिंधु जल संधि को आज दुनिया के सफल जल साझेदारी समझौते में रखा जाता है। दोनों देशों के जल विवाद पर बातचीत जारी रखनी चाहिए। भारत के पास इस संधि के प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। भारत सरकार को सिंधु जल समझौते के तहत अपने अधिकारों को पूरा फायदा लेने के लिए प्रयास करने चाहिए। भारत को अपने बचे हुए पानी का भी पूर्ण रूप से दोहन करने पर जोर देना चाहिए। इसके लिए और नई परियोजनाओं की भी जरूरत है। तो विकासशील अप्रोच होना चाहिए। इस तरह से तनाव बढ़ने से भारत को नुकसान ज्यादा है। तो ऐसे में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस तरह के कार्य करे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 9 पे है, इसको जीएस के 3rd पेपर में। क्या नई अर्थव्यवस्था नए रोजगार पैदा कर रही है? स्टार्टअप उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा कर सकते हैं जिनका एक चक्रीय प्रभाव होता है, लेकिन उनका जनादेश रोजगार सृजन नहीं है। तो विवरण में हम बात करेंगे। भारत ने इस साल अब तक 10 यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न क्या होता है? निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनियों का मूल्य $1 अरब से अधिक जो होता है। तो इस तरह से भारत इस साल 10 यूनिकॉर्न को और जोड़ा, यानी हर 5 दिनों में लगभग 1 की दर है। और इस तरह से 2021 में 44 रिकॉर्ड जो है यूनिकॉर्न भारत ने जोड़ा था। तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यूनिकॉर्न वैल्यूएशन का वास्तव में क्या मतलब है और यह प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप देश में रोजगार परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों, भारत में पहला यूनिकॉर्न इनमोबी था, जो कि 2011 में इसे यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने में कंपनी को लगभग 5 साल लगे। इसी तरह से दूसरा फ्लिपकार्ट था, इसको भी 5 साल लगे। और नवीनतम यूनिकॉर्न हसुरा को भी लगभग 5 वर्ष लगे। तो इस तरह से यूनिकॉर्न बनने की प्रक्रिया आसान नहीं हुई है।
तो यही क्या होता है यूनिकॉर्न? तो यूनिकॉर्न $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू के साथ किसी निजी स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाला यह एक शब्द है। इस शब्द का पहली बार कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में स्थित एक सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फंड काउबॉय वेंचर्स के संस्थापक वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा लोकप्रिय रूप से गढ़ा गया था। तो यूनिकॉर्न मानव संसाधन क्षेत्र के भीतर भर्ती अवधारणा यानी रोजगार की अवधारणा को भी संदर्भित कर सकता है। तो एचआर मैनेजरों की किसी पोजीशन को भरने के लिए उच्च अपेक्षा हो सकती है। इससे वे ऐसी योग्यता वाले उम्मीदवारों की तलाश कर सकते हैं जो किसी विशिष्ट रोजगार के लिए आवश्यक से अधिक हो। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं ये मैनेजर यूनिकॉर्न की तलाश कर रहे हैं जो उनके आदर्श उम्मीदवार बनाम जिन्हें वे उपलब्ध लोगों के पूल से हायर कर सकते हैं के बीच एक डिस्कनेक्ट की ओर ले जाता है। तो यदि वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग में वृद्धि को अगर देखा जाए तो 2011 से 20 के बीच में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 76% थी। इन 10 वर्षों में 10,000 से अधिक कंपनियों को वित्त पोषित किया गया था और लोगों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में क्षमता के कारण यह संख्या बढ़ेगी और इससे रोजगार का भी सृजन होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर स्टार्टअप योजना भी है, इससे लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। 2020 और 21 के बीच यूनिकॉर्न की संख्या में वृद्धि दर 300% से अधिक थी और यह वित्तीय बाजारों में सब कुछ चक्र के संदर्भ में है। यानी 2007 में हमारे पास सबसे ज्यादा आईपीओ थे, यानी 108 2007 में थे, 2010 में 66 आईपीओ थे, 2021 में 63 आईपीओ थे। इन वर्षों के बीच कुछ उतार चढ़ाव था। यूनिकॉर्न के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। यदि भारत में उद्योग वर्गों की संख्या को देखा जाए तो कंपनी पंजीकरण के अनुसार यह 302 है। यह उद्योग वर्ग आर्थिक गतिविधि के बहुत मजबूत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर औसतन देखा जाए तो इन उद्योग वर्गों में से प्रत्येक में 3 यूनिकॉर्न उभरने की संभावना है। तो 1000 यूनिकॉर्न के बारे में सोचिए हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विकास के जारी रहने की प्रबल संभावना है। यह वह मजबूत विकास नहीं हो सकता जिसे हम वर्तमान दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन जब तक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उद्यम पूंजीवादी वित्त पोषण बढ़ रहा है और तब तक विकास होगा, क्योंकि हमारे पास अधिक अनुभवी लोग हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भी हमारे लिए यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी सहायक है। स्टार्टअप स्पेस में अभी यही हो रहा है। वास्तविक ग्राहकों के साथ वास्तविक समस्याओं को हल करने वाली कंपनियों को वास्तविक कह सकते हैं विजेता के रूप में होना चाहिए। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के लिए वे कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं जो उद्यम पूंजीपति जमा कर रहे हैं। इसमें शामिल जोखिमों को भी वो लोग चूंकि समझते हैं। तो इस तरह से यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वह कैसे है? तो भारत काफी स्थिर लोकतंत्र के साथ एक खुला बाजार भी है और स्टार्टअप को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रखना एक बड़ी बाधा है। तो कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास डेटा की अच्छी पैठ है। इन दिनों इंटरनेट तक पहुंचने की लागत बहुत कम है और उपभोक्ता आधार बहुत बड़ा हो गया है। तो उम्मीद यही है कि किसी दिन यह सभी उपभोक्ता घरेलू बाजार से जुड़ जाएंगे जो इन स्टार्टअप के लिए अप्रत्याशित रिटर्न देने के लिए काफी बड़ा है। तो इसका मतलब यही है कि स्टार्टअप अनिवार्य रूप से डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उस उपभोक्ता आधार का उपयोग करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ आईपीओ देखा आप लोगों ने, जैसे जोमेटो, फ्रेशवर्क्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इन सभी कंपनियों के पीछे उच्च गुणवत्ता वाले प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण करने वाली महान प्रतिभाएं हैं जिन्हें उद्यमों और उपभोक्ताओं द्वारा अपनाया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टार्टअप को देश के रोजगार परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा स्टार्टअप का, और स्टार्टअप रोजगार की प्रकृति को कैसे बदलेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से यह सच है
के स्टार्टअप ने नौकरियां पैदा की हैं। कुछ दर्जन कर्मचारियों के साथ नए सिरे से काम शुरू हुआ। जब तक यह सार्वजनिक हुआ तब तक यह 3000 थे। यानी कुछ 4-5 लोगों का समूह ने स्टार्टअप शुरू किए और एक बड़ा समूह तैयार कर दिया है। तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है। क्या भारतीय स्टार्टअप सेक्टर ओवर वैल्यूड है? तो वित्तीय बाजारों में परिसंपत्ति की कीमतें बहुत ही गतिशील होती हैं और भाव मूल्यांकन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब सेंटीमेंट अच्छा होता है तो वैल्यूएशन ज्यादा होता है। तो एक प्रमुख विचार यही है कि न केवल स्टार्टअप बल्कि समग्र शेयर बाजार में परिसंपत्ति की कीमतें आज बढ़ रही हैं। उद्यम पूंजी जोखिम पूंजी है और जो लोग अपने धन का एक हिस्सा उद्यम पूंजी में आवंटित करते हैं वे जोखिमों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक एंजल निवेशक और उच्च निवल मूल्य वाले निवेशक शेयर बाजारों के जोखिमों और चक्रों और इन मूल्यांकनों से बहुत ज़्यादा अवगत हैं और इसे सहन करने में सक्षम होंगे और वे इन मूल्यांकनों के जोखिमों को समझेंगे क्योंकि उनमें से कई जानकार निवेशक हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह स्टार्टअप यूनिकॉर्न से नए रोजगार सृजन हो रहे हैं, लेकिन इनकी सभी गतिविधियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण लेख की ओर। यह पेज संख्या 8 पर, इसको भी आर्थिक विकास से जोड़ सकते हैं कि भारत की खाद्य प्रणालियों के लिए एक नए चैनल की जरूरत है। यानी खाद्य सुरक्षा परोसने वाले कृषि के मौन दृष्टिकोण को विज्ञान समाज नीति इंटरफेस का रास्ता देने की जरूरत है। तो यानी खाद्य प्रणालियों को बदलने के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को वितरित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन ने 5 क्षेत्रों में सरकारों द्वारा कार्रवाई का आह्वान किया है। यानी सभी लोगों का पोषण सुनिश्चित किया जाए, प्राकृतिक आधारित समाधानों को बढ़ावा देना, यानी टिकाऊ कह सकते हैं टिकाऊ प्रकृति के साथ समान आजीविका, अच्छे काम और सशक्त समुदायों को आगे लाना, सभी की भागीदारी को बढ़ाना, कमजोरियों, संघर्ष और तनाव के प्रति लचीलेपन का निर्माण और क्रियान्वयन के साधनों में तेजी लाना। तो हमें भारत के संदर्भ में इस तरह के परिवर्तन में विज्ञान, समाज और नीति के क्षेत्रों के बीच इंटरफेस को बढ़ाना, स्थिरता, संसाधन दक्षता, परिपत्रता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विज्ञान और नीति का मिश्रण होना आवश्यक है। तो 60 के दशक में आप लोगों ने देखा होगा कि हरित क्रांति, चूंकि उससे पहले हम अनाज में आत्मनिर्भर नहीं थे, फिर हरित क्रांति आई। तो अब हरित क्रांति के अवयव क्या हैं यह आपको पता ही होगा, जैसे कि उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशकों की व्यवस्था, उर्वरक की व्यवस्था। तो खाद्य सुरक्षा को यह सक्षम बनाया और व्यापक भूख और गरीबी को संबोधित करने के लिए न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकियों और चावल और गेहूं की उन्नत उच्च उपज वाली किस्मों के विकास के माध्यम से, बल्कि नीतिगत उपायों और संस्थागत संरचना के विकास के माध्यम से हासिल की गई थी। तो निश्चित रूप से हम उस समय के यह हरित क्रांति से हम अनाज में आत्मनिर्भर हुए। इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर एक विशाल कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रणाली भी इसमें शामिल हुई थी। विश्व बैंक की सहायता से 70 के दशक की शुरू की गई प्रशिक्षण और यात्रा यानी T&V प्रणाली विज्ञान समाज के इंटरफेस की यह कुंजी थी। इसने कृषि क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और कृषि विस्तार विशेषज्ञों का एक संवर्ग स्थापित किया था। और यद्यपि भारत अब बृहद अर्थों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसके पास दुनिया के लगभग 1/4 खाद्य सुरक्षित लोग हैं जो सभी आय समूहों को कैलोरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा का सूचक हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा। इससे कम पाता है तो यानी वह गरीबी रेखा के नीचे है। पिछले कुछ वर्षों में पोषण संकेतकों में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कुपोषण व्यापक हैं, जिसमें 18.7% महिलाएं हैं, 16.2%
50% बुनियादी पोषण संबंधी पुरुष जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। और हाल ही में जारी 5वें राष्ट्रीय परिवार के अनुसार 5 साल जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण है 2019 से 21 का चरण 2 जो आया था, उसमें 5 साल से कम उम्र के 32% से अधिक बच्चे अभी भी कम वजन के हैं। तो देश को पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के साथ साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन के साथ घटती भूमि उत्पादकता, चूंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमने इतनी ज्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण भूमि बंजर होती जा रही है, उसमें लवणता की मात्रा बढ़ती जा रही है, भूमि क्षरण हो रहा है, पारिस्थितिक सेवाओं के नुकसान को संबोधित कर रहा है, कीटनाशकों के प्रयोग से, पेस्टिसाइड के प्रयोग से वहां का पारिस्थितिक तंत्र काफी असंतुलित हो गया है। तो इन सब चुनौतियों का भी भारत को सामना करना पड़ रहा है। तो संक्रमण की आवश्यकता है। तो खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने वाले कृषि के मौन दृष्टिकोण को स्थिरता और बेहतर पोषण के लिए खाद्य प्रणालियों को रास्ता देना चाहिए और सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संदर्भ में खाद्य उत्पादन, उसका एकत्रीकरण, उसका प्रोसेस करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, खपत में शामिल गतिविधियों और निर्वाहकों की श्रेणी को हमें अपनाना होगा। हरित क्रांति युग से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि विज्ञान को सामाजिक परिणामों के लिए प्रासंगिक होने के लिए इसे परिवर्तन के सिद्धांत के भीतर नियोजित और क्रियान्वित करना होगा। और 1960 के दशक के T&V प्रणाली द्वारा लाए गए उन्नत बीजों और प्रथाओं को अपनाने में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन ने विज्ञान को परिवर्तन की प्रक्रिया में चलाने में सक्षम बनाया है। तो तीव्र आर्थिक, पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों और संकट के संदर्भ में समय की आवश्यकता संक्रमण का एक अच्छा सिद्धांत है, जिसमें स्थानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आयामों को शामिल किया गया है, जो एक स्थायी, लचीला और खाद्य सुरक्षित प्राप्त करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहनों और तंत्रों द्वारा समर्थित है। तो संक्रमण की आवश्यकता के साथ साथ स्थिरता, यानी कृषि विकास के लिए कृषि जलवायु दृष्टिकोण स्थिरता और बेहतर पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कृषि उत्पादन प्रणालियों की स्थानिक विविधता का उपयोग, धारणीयता, संसाधन दक्षता, वृत्ताकारता के सिद्धांतों को अपनाने से हरित क्रांति की सीमाओं और अनपेक्षित परिणामों को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापार वृद्धि का समर्थन करने और पर्यावरण में सुधार के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत के तत्कालीन योजना आयोग की कृषि जलवायु क्षेत्रों की रिपोर्ट में संकलित डेटा मिट्टी के प्रकार, जलवायु, तापमान एवं वर्षा और पानी के आधार पर फसल विविधीकरण और बढ़ी हुई फसल उत्पादकता के लिए सटीक विशाल क्षमता को प्रकट करता है। तो भारत की आधे से अधिक कामकाजी आबादी की आजीविका कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई है। आश्रित समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर इस क्षेत्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पर स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। नीतियों को ध्यान में रखना होगा जो इसके पॉलिसीज बनाई गई हैं, यानी मृदा और इन सब का ध्यान देना होगा, तभी जो है इस पर इसको एक अलग ढंग से इसको चैनलाइज किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय और राजनीतिगत प्राथमिकताओं जैसे कि किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय नीति निर्देश 2012 और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 2019 की राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति के साथ इसे जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि विज्ञान, समाज और नीति को खाद्य मूल्य श्रृंखला में जो निर्वाहकों और संस्थाओं की श्रेणी और एक बहुविषयक और समग्र दृष्टिकोण के साथ साथ नीति डिजाइन, प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन में अधिक जोर देने के साथ एक प्रभावी इंटरफेस से बहुत कुछ अभी भी हासिल करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पृष्ठ संख्या 8 पे ही आया हुआ है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। यूरोप की सुरक्षा संरचना या सुरक्षा वास्तुकला को हिलाकर रख दिया है यूक्रेन की घटना ने। तो एक आदेश जो वास्तविक बातचीत के माध्यम से रूस की चिंताओं को समायोजित नहीं करता, वह लंबे समय तक स्थिर नहीं हो सकता है। यानी कि यह रूस और यूक्रेन का यह लगातार चला आ रहा था, कह सकते हैं 8 महीनों से यह विचित्र नाटक चल रहा था और अब उससे पर्दा हट चुका है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। उसके केंद्र में शीत युद्ध के बाद सुरक्षा व्यवस्था में अस्थिरता है। पिछले साल जून में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन के बीच एक बैठक के साथ शुरू हुआ, जिसमें 7 साल के अथक यूएसए रूस जो कटुता है उसको खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो पुतिन की शर्तें यही हैं कि वह यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो पाए। इसके लिए वह यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपने सैन्यीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा ना बने। लेकिन पुतिन की मांग पर नाटो का जो रुख है वह सीधे कह रहा है, नाटो चूंकि 30 देशों का सदस्य यह एक संगठन है, उसकी नीति है कि हर किसी के लिए वह उसके दरवाजे खुले हैं और यह सभी देश उस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इवन नाटो तो यहां तक कि रूस की कार्रवाई के बाद यहां पर देख सकते हैं, यहां की यूक्रेन की राजधानी पर भी हमले हुए हैं। तो बाल्टिक देशों जिसमें इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड के नेटो ने 5000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में भी 4000 सैनिक भेजे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुतिन को नाटो कह सकते हैं कि नाटो जवाब देने के लिए पुतिन के साथ संघर्ष कर सकता है। तो पश्चिमी देशों के पास क्या विकल्प है इसका? तो पश्चिमी देशों ने रूस की कार्रवाई को अवैध बताते इसकी कड़ी आलोचना की है। इवन जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपीय यूनियन भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है और अमेरिका का कहना है कि वह रूस का लिंक पश्चिम वित्तीय संस्थानों से काट रहा है। इसके अलावा रूस के उच्च पद पर बैठे लोगों पर भी वह कार्रवाई की तैयारी में है। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम रूस के 5 बड़े बैंकों और 3 अरबपतियों पर कार्रवाई कर रहा है। अब ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा की बात आती है, तो ऊर्जा सुरक्षा कैसे यूरोप की संरचना को, सुरक्षा संरचना पर यह कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो अमेरिकी हितों ने भी ऊर्जा सुरक्षा पर नाटो को विभाजित किया है। जर्मनी के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 यानी NS2 रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन इसके उद्योग के लिए गैस का सबसे सस्ता स्रोत है। अन्य इसे एक भू राजनीतिक परियोजना मानते हैं जिससे रूसी ऊर्जा पर यूरोपीय निर्भरता बढ़ रही है। यूक्रेन को गैस पारगमन राजस्व में कमी का डर है और यह भी कि अगर गैस पारगमन के लिए इसका महत्व कम हो जाता है तो रूस के साथ अपने विवादों में यूरोप का समर्थन भी होगा। तो NS2 का विरोध करने वाले यूरोपीय देश यूएस से आयात बढ़ाने के लिए अपने LNG आयात बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहे हैं। क्या यह कहना जल्दबाजी होगी कि पुतिन का यह अंतिम खेल क्या है? तो जीवन और विनाश के साथ साथ इसके राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के मामले में यह साहसिक कार्य कितना महंगा होगा। जिस तरीके से रूस ने कथित गलत को सही करने के लिए चुना है, उसे सही ठहराए बिना यह कहा जाना चाहिए कि संकट यूरोप में एक टूटी हुई सुरक्षा वास्तुकला का परिणाम है। एक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना होता है। यह केवल शीत युद्ध के आदेश का परिणाम नहीं हो सकता है और इसे भीतर से संचालित किया जाना चाहिए। साथ ही एक यूरोपीय आदेश जो वास्तविक बातचीत के माध्यम से रूस की चिंताओं को समायोजित नहीं करता है, वह लंबे समय तक स्थिर नहीं हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोप को अपनी सामरिक स्वायत्तता फिर से हासिल करने का तर्क देते हुए इस बात पर जोर शोर से उठा रहे हैं और उन्होंने नाटो को ब्रेन डेड कहा है और कहा कि यूरोप को भू राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहिए, सैन्य संप्रभुता को फिर से हासिल करना चाहिए और रूस के साथ एक संवाद को फिर से खोलना चाहिए। सोवियत बाद के देशों की गलतफहमी का प्रबंधन करना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद भारत का क्या दृष्टिकोण है? तो भारत को रूसी कार्रवाइयों से आने वाली कुछ तात्कालिक चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। जैसा कि अभी कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे भारत का दरवाजा खटखटाया है और वह कहा है कि भारत एक सशक्त देश है, वह रूस से बातचीत कर सकता है। लेकिन रूस ने पहले ही कह दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो ऐसे में भारत को चातुर्यपूर्ण या कह सकते हैं कूटनीतिक प्रयासों के तहत इस समस्या को देखना होगा, बारीकी से नजर रखना होगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने के लिए एक रणनीतिक साझेदार के दबाव को संतुलित करना होगा। दूसरे अपने वैध चिंताओं को समझने के लिए भी, जैसे 2014 में जब
रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पे और दबावों को प्रतिबंधित किया था। तो जैसे जैसे पश्चिम टकराव तेज होगा, यूरोप में अमेरिकी प्रशासन की तीव्र भागीदारी अनिवार्य रूप से इंडो पैसिफिक पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। ऐसे में अमेरिका भी चाहेगी कि भारत इसमें मध्यस्थता करे, लेकिन इससे हो सकता है कि भारत और रूस के बीच भी संबंध खराब हो जाएं, और भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि भारत और रूस के बीच संबंध खराब हों, क्योंकि अगर रूस से भारत के संबंध खराब होते हैं तो उधर चीन और पाकिस्तान फिर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ऐसे में भारत को बहुत सूझबूझ के साथ वेट करना होगा और परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखना होगा। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इनमें से कुछ प्रावधानों को भारत के प्रतिकूल माना जाता है। तो भूमिका में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल 28 फरवरी को स्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक में भाग लेने के लिए 1 मार्च से 3 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसका जिक्र करते हुए सिंधु जल समझौते को आपको बताना है। और सिंधु जल समझौता क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, इसके क्या प्रावधान हैं, कौन से प्रावधान भारत के अनुकूल नहीं हैं, इस समझौते को लेकर क्या विवाद है, इन सब बातों की चर्चा करते हुए अंत में आपको निष्कर्ष पर आना है। और दूसरा प्रश्न है, बहुत लंबे समय से हमने कृषि को केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखने की गलती की है, यानी इसका अब एक नए तरीके से चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो हाल ही में खाद्य प्रणालियों को बदलने के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को वितरित करने के लिए पहला जो शिखर सम्मेलन था, उसमें 5 क्षेत्रों में सरकारों द्वारा कार्रवाई का आह्वान का आपको जिक्र करते हुए भारतीय संदर्भ में आपको मुख्य भाग में लिखना है। तो भारत जो है कैसे कैसे इन चीजों पर ध्यान दे, नीतिगत, वैज्ञानिक, इन सभी दृष्टिकोणों को इसमें आपको लिखना है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके में जो कमियां थी उनका भी उल्लेख करना है। और इस तरह से निष्कर्षता आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विज्ञान, समाज और नीति को खाद्य मूल्य श्रृंखला में निर्वाहकों और संस्थानों की श्रेणी और एक बहुविषयक और समग्र दृष्टिकोण के साथ नीति डिजाइन करना, उसका प्रबंधन करना, व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देने के साथ एक प्रभावी इंटरफेस से बहुत कुछ हासिल अभी करना आवश्यक है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।